वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट टेस्ट सीरीज नंबर 1 के मैथ्स के सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ हमें दिया है, उनके एलसीएम का 20वां भाग है। यदि एक संख्या 96 है और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 456 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो एक नॉर्मल सा फार्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों नंबर्स का मल्टीपल n1 इंटू n2। तो इस हमें दिया है कि एच जो है 1/20 है ऑफ एलसीएम का। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और हमें ये भी दिया है कि एलसीएम माइनस एचसीएफ इज इक्वल टू 456। अब हम एचसीएफ की वैल्यू अगर इसमें रख दें तो हमारा निकल कर आएगा 19/20 एलसीएम इज इक्वल टू 456। और हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम इज इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा 480। अब हम यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू निकाल लें तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा इस इक्वेशन में रखने से। इस इक्वेशन में जब रखेंगे एलसीएम की वैल्यू तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 24। अब हम उस वाले फार्मूले में रख लेते हैं कि जैसे एक संख्या हमें नहीं पता है तो वो संख्या मान लेते हैं x इंटू एक संख्या हमें पता है 96 और एलसीएम की वैल्यू हमें मिल गई 480 इंटू एचसीएफ की वैल्यू हमें मिल गई 24। अब हम 24 4 जा होता है 96, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 120। यही हमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1, तो कॉस की पावर 8 2 कॉस की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 4x का मान क्या होगा। इसके लिए हमें एक थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि साइन एक्स हमें गिवन है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1। तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे करके देख लेते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू, जब हम साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो जब इधर हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब हम अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी नॉलेज हो तो हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब हम कॉस स्क्वायर एक्स की जगह इसको हम इस फार्मूले में चेंज करेंगे कि जैसे कॉस की पावर 8 को हम लिख सकते हैं साइन की पावर 2x की पावर 2, यानी कि अब पावर यहाँ पे टोटल जब हम करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। और हमें पहले से पता है कि साइन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो इसकी पावर हाफ हो जाएंगी, तो यानी कि साइन की पावर 4x प्लस हम यहाँ पे 2 यहाँ पे कॉस की पावर 4 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2। और अभी हमारे पास बचेगा प्लस 2 कॉस की पावर 6x। अब हमें एक फार्मूला पता होता है, ट्रिग्नोमेट्री में होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ से हम इसको एक होल ब्रैकेट में ले लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर हमारे पास एक 2ab वाला पार्ट बचेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम इसके लिए 2ab ऐड करेंगे तो हम इसको बैलेंस करने के लिए माइनस 2ab कर लें, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 कॉस की पावर 6x तो है ही है। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2 पे पावर नहीं रहेगा, कॉस स्क्वायर की पावर 2 और इंटू
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस की पावर 6x। यहाँ से हम अगले देखेंगे कि 1 माइनस 2 कॉस की पावर 6x प्लस 2 कॉस पावर 6x। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, यदि एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है, यदि 2020 में इनकी जनसंख्या 1.5 लाख थी, तो 2023 में इनकी जनसंख्या क्या होगी? तो 2020 में इनकी जनसंख्या गिवन है, तो 2 वर्षों में प्रभावी वृद्धि दर अगर हम देखें, 2 वर्ष के लिए प्रभावी वृद्धि दर अगर हम देखें तो हो जाएगी 2 + 2 + 2 × 2 अपॉन 100। वो एक फार्मूला होता है ना कि a + b + AB/100, इससे हमारी प्रभावी वृद्धि दर निकलती है। तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगी 4.04। अब हम एक बार इसी को 3 वर्ष के लिए लगा लेंगे, तो 2 वर्ष का हमने निकाल लिया, तो हम 3 वर्ष के लिए लगाएंगे तो 4.04 + 2 और प्लस 4.04 × 2 अपॉन 100। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 6.04 और प्लस 0.0808। अब ये हमारी प्रभावी वृद्धि दर हो गई। अब हम इसको प्लस कर लेंगे 100 प्लस जब करेंगे तब हमारा टोटल वो आ जाएगा कि हमारी वृद्धि दर टोटल इफ़ेक्टिव वृद्धि दर हो जाएगी 106 यानी 106.1208। अब हमारा जो जनसंख्या थी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,59,181। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1200 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में ए बी एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे पहली बार मार्ग पर मिलेंगे? तो ए बी एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो उनकी सापेक्ष गति हम निकालेंगे। सापेक्ष गति दोनों की चालों का अंतर होगा, तो 27 - 18 = 9 km/h। अब हम अगर इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। और एक ही समय पर शुरू करते हैं, इसलिए 1200 मीटर की दूरी है, तो 1200 / 2.5, तो हमारा आ जाएगा 25 और 48 और एक 0 यानी 480 सेकंड बाद वे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक टेलीविज़न सेट का अंकित मूल्य 18,000 रुपये है। एक दुकानदार 40% की छूट देता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो टेलीविज़न सेट का क्रय मूल्य बताइए। तो CP अपॉन MP यानी कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस = होता है 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट %। अब हम देखते हैं CP अपॉन MP = 100 माइनस 40% का डिस्काउंट दिया है तो 60 हो जाएगा, अपॉन प्रॉफिट 10% का हो रहा है तो ये 110 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे CP अपॉन MP = आ जाएगा 6/11। और अब हमें मार्केट प्राइस पता है, तो हम CP =
18,000 इंटू 6/11 कर लेंगे तो ये हमारा कट पिट के आ जाएगा 98,182/11, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अरुण और भारती की आयु का योग 24 वर्ष है और अरुण बड़ा है। यदि अरुण और भारती की आयु दोगुनी कर दी जाए तो अंतर 8 वर्ष होता है। अरुण की आयु कितनी है? हम मान लेते हैं कि अरुण की आयु k वर्ष है और भारती की आयु हो जाएगी कि 24 माइनस k वर्ष की। अब इक्वेशन हम देखते हैं कि 2k माइनस 2 इंटू 24 माइनस k इज इक्वल टू 8। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 2k माइनस 48 प्लस 2k इज इक्वल टू 8। यहाँ से हम अगर k की वैल्यू निकालें तो k इज इक्वल टू 56/4 यानी 14, तो हमारा 14 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:1 हैं। यदि उनकी ऊंचाइयों का रेशियो 5:2 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो हमें पता है कि बेलन का आयतन होता है पाई r² h, और तो हमें इसमें हम फार्मूले में रख देते हैं कि हम मान लेते हैं कि त्रिज्याओं का अनुपात 2x है और x है, और इनकी हाइट का अनुपात मान लेते हैं हम कि k है, k के रेशियो में 5k और 2k। तो यहाँ से हम रखते हैं इसको कि पाई 4x² इंटू h के 5k रख लेते हैं इंटू 5k इज इक्वल टू पाई x² इंटू 2k। अब यहाँ से आप देखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अब बचेगा 4 इंटू 5 इज इक्वल टू रेशियो का साइन यहाँ पे रहेगा रेशियो 2k, यानी कि यहाँ से रेशियो का अगर 2 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10:1। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुपात अवरोही क्रम क्या है? तो हम इनकी वैल्यूज़ अगर डिवाइड करेंगे तो ये 17/30 को हम लिख सकते हैं 0.566666, इसको हम लिख सकते हैं 0.46666, और इसकी वैल्यू होगी 0.54 और इसकी वैल्यू होगी 0.55। अब हम इसे आसानी से क्रम में लगा सकते हैं। क्रम में लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 64 रुपये प्रति किलोग्राम का औसत मूल्य प्राप्त करने के लिए 67 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को 60 रुपये वाले प्रति किलोग्राम वाले मूल्य वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? तो इसके लिए हम एलिगेशन का प्रयोग करेंगे कि राइस 1 67.5 रेट का है और राइस 2 60 रुपीज़ पर रेट का है, और हमें 64 वाला रेट बनाना है, तो हम किस रेशियो में मिलाएंगे? तो यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 3.5। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 8 क्योंकि कभी भी रेशियो को डेसिमल में नहीं लिखा जाता, तो इसको हम डबल कर लेंगे तो 8:7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग और उनके और केंद्रों के बीच की दूरी बराबर है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो कुछ नहीं करना, हमें 11 का स्क्वायर कर लेंगे और आ जाएगा 121, 12 का स्क्वायर कर लेंगे आ जाएगा 144। अब हमें बीच का चाहिए, तो यानी 121 छोड़ देंगे और 144 छोड़ देंगे, तो हमें कितनी पूर्ण संख्या हैं ये फाइंड आउट करना है। तो उसमें हो जाएगा 143 माइनस 122 प्लस 1,
इज इक्वल टू आ जाएगा 22। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है इसलिए ईएमआई का भुगतान करती है, उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। मासिक आय 80,000 रुपये है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू मामलों पर 40% खर्च करती है, 10% जीपीएफ भेजती है, 15% बचत खाते बैंक खाते में बचाती है, शेष राशि ईएमआई के रूप में भुगतान करती है, तो उसकी ईएमआई कितनी है? तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं कि 15%, फिर 40%, फिर 10%, फिर 15%। अगर हम इसे सब ऐड करेंगे तो 80% वो खर्च कर देती है, 20% वो ईएमआई पे खर्च करती है इसका मतलब। तो 20% हम 80,000 का निकाल लेंगे तो 16,000 रुपये आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2700 मीटर स्क्वायर है तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, अगर हम आयत की लंबाई क्षेत्रफल जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। यदि भूखंड की चौड़ाई के है, अगर हम चौड़ाई को के मान लें तो लंबाई हो जाएगी 3K, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो 3K इंटू के इजकल टू 2700, यहाँ से हम के स्क्वायर हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 900 हो जाएगा, के इजकल टू 30 आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए निवेश बी के निवेश से 7 गुना के बराबर है। 2,75,000 रुपये के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो लाभ निवेश इंटू समय, इसका फार्मूला होता है कि लाभ ज्ञात करने के लिए कितने समय तक राशि निवेश किया गया और कितने समय के लिए किया गया, कितनी राशि निवेश की गई और कितने समय के लिए की गई। तो जब हम ए का और बी का निवेश का रेशियो निकालेंगे तो 7:1 आएगा, यानी कि 7वां हिस्सा ए का होगा, 7 हिस्सा ए का होगा और 1 हिस्सा बी का होगा। तो हम देखेंगे 7/8 कुल इंटू 275,000, तो इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 24625 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी 50 दिनों में कर सकता है, सी 40 दिनों में कर सकता है। यदि ए को एक दिन, बी द्वारा अगले दिन और सी द्वारा एकांतर रूप से सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य कितना समय लगेगा। तो हम एलसीएम लेंगे तीनों का, 30, 50 और 40 का, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 600। तो हम मान लेंगे कि 600 टोटल कार्य है। अगर उनकी इफ़िशियंसी निकालेंगे तो ए इजकल टू आ जाएगा 20, बी इजकल टू 12 और सी इजकल टू 15। अब हम ए बी का एक दिन का कार्य देखें अगर, तो ए बी का 20 और 12, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में करेंगे 32, पहले दिन में किया गया कार्य। और ए सी अगर करेंगे तो ए प्लस सी, तो ए सी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 35। और अगर इसलिए प्रत्येक 2 दिन उन्होंने कार्य किया होगा, तो 2 दिन में एक बार ए बी और एक बार ए सी दोनों काम करेंगे तो टोटल कार्य हो जाएगा 67। तो यानी कि 2 दिन में कार्य जो होगा 2 डे में, वो हो जाएगा 67 यूनिट। अब हम 17 दिनों में उन्होंने कार्य किया होगा 67 इंटू 8, और फिर ए बी की बारी आएगी तो वो ए बी करेंगे 32 डेज, 32 वर्क। अब हमारा आ जाएगा 568 और कार्य बचेगा 32 कार्य को ए सी को करना है। तो 32 कार्य को करना है और इनकी इफ़िशियंसी है 35 की, तो डिवाइड करेंगे तो वही हमारा आ जाएगा आंसर 1732/35, जिसे और हम सॉल्व करेंगे तो कटेगा नहीं, तो इसी वजह से यही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1732/35, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला हम देखते हैं,
एक बार और चेक कर लेते हैं। 17 32/35 यहाँ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ए और बी, पी ए इजकल टू 3/8, पी बी इजकल टू 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 1/4 साथ घटते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो इसको हम फार्मूले लगा कर सॉल्व कर लेंगे कि पी ए इजकल टू 3/8 गिवन है, पी बी इजकल टू 1/2 गिवन है। तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो इसको फार्मूला लगाकर सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत क्या होगा। सही उत्तर है, हमारे पास एक फार्मूला होता है कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग होता है 2n n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 3। इससे हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर 44 आएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। तो एक्स वाई अनुपाते पी क्यू से 6:1 गिवन है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजा का स्क्वायर का अनुपात उनके क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर होता है। तो हम एक्स वाई का स्क्वायर रेशियो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का ये इसके स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि उनके क्षेत्रफल का क्या रेशियो होगा। तो एक्स वाई जेड का ट्रायंगल एक्स वाई जेड रेशियो ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 36/1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड का नहीं पता है मुझे रेशियो क्षेत्रफल का, तो हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे ट्रायंगल एक्स वाई जेड, और इसका पी क्यू आर का पता है तो 6 लिख लेंगे। इसको इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 × 6 यानी कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल हो जाएगा 216। अगला क्वेश्चन है एक स्कूल की कक्षा 11 और में 40 भौतिकी को चुना, 17 ने जीव विज्ञान को चुना और 20 ने रसायन विज्ञान को चुना। यदि कक्षा 11 में छात्रों की कुल संख्या 60 थी, इन सभी छात्रों ने यहाँ उल्लेखित 3 विषयों में कम से कम एक को चुना है, इनमें ठीक 5 छात्रों ने इन तीनों विषयों को चुना है, तो उनकी इसकी संख्या, इसकी क्या प्रायिकता है कि इस स्कूल में 11वीं कक्षा के यादृच्छिक रूप से चयनित छात्र ने इन 3 विषय में से किसी एक को चुना है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम देखेंगे कि किसी चीज़ की प्रायिकता के लिए हम किसी एक विषय को चुनने वाले छात्रों की संख्या अपॉन छात्रों की कुल संख्या। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या में पता है गिवन है 60 है, तो 2 या उससे अधिक विषय चुनने वाले छात्रों की संख्या अगर हम फाइंड आउट करें तो 40 + 17 + 20 -60 और -5 कर लेंगे, तो हमारा नंबर आएगा 48। तो हम इसकी प्रायिकता देखेंगे तो 48/60 यानी कि 0.80। अगला क्वेश्चन है एडी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। एडी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। एबीसी एक छेदक है। यदि AB 8 सेंटीमीटर, BC 10 तो AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसका एक फिगर ड्रॉ करेंगे कि ये सर्कल हो गया और AD जो है स्पर्श रेखा है,
तो ये यहाँ पे इसको डी मान लेते हैं, ये आपका ए हो जाएगा। और ये छेदक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये हो गया सी, ये हो गया बी, और इसमें गिवन है कि ए बी की लंबाई 8 है, तो ये 8 है, और बी सी की लंबाई 10 है, तो यानी कि ये टोटल 10 है। अब ए डी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो हमें एक थ्योरम होती है कि ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इंटू फुल की लंबाई, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू ए सी। तो हम इसे में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की लेंथ है हमें पता है 8, और इसकी टोटल की लेंथ हो जाएगी 8 + 10 यानी 18, 18 8 144, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। ओह सॉरी, क्या पूछा है, ए डी की लंबाई पूछा है, तो ये ए डी स्क्वायर की इस वैल्यू आई है, तो हम ए डी अगर फाइंड आउट करेंगे तो 12 बार 144 होता है, तो ए डी आ जाएगा 12, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है 3 वाइन ए बी सी की सांद्रता क्रमशः 10%, 20%, 30% है। इन्हें 2:3:x के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 23% की सांद्रता वाला घोल तैयार होता है। तो x का मान फाइंड आउट करना है हमें, तो हम देख लेते हैं कि मतलब कि किस रेशियो में लिया गया, उनके परसेंटेज कौन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 10% प्लस 3 इंटू परसेंटेज इसका है 20%, और प्लस x × 30%, x मुझे पता नहीं है इसका, तो x × 30% ले लेंगे, इज इक्वल टू टोटल दिया है कि 23% सांद्रता हमें चाहिए, तो हम लिख लेंगे 2 + 3 + x × 23%। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ये अपना आ जाएगा 2 10% यानी कि 10/100 हो जाएगा, और प्लस 3 × 20/100 प्लस x × 30/100, 30/100 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5 + x/100 × 23। इसको सॉल्व करेंगे, इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा कटपिट के आंसर 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समकोणीय प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 4 सेंटीमीटर है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है, हम पहले आधार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आधार हमें दिया है समबाहु त्रिभुज है, तो आधार समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो हम इसे रखेंगे, तो 4 गिवन है भुजा, तो √3/4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटू 4 × 4, एक ही जगह हमने 4 × 4 रख दिया, तो 1 4 कट जाएगा, यानी कि हमारी क्षेत्रफल का एरिया आ जाएगा बेस का 4√3। अब आधार का परिमाप भी निकाल लें। आधार का परिमाप होता है, चूँकि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा 3 इंटू भुजा, तो भुजा हमें पता है 4 है, तो परिमाप आधार बेस परिमाप हो जाएगा हमारा, परिमाप हो जाएगा 3 × 4 यानी 12। अब प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, तो आधार का परिमाप हमें पता है, 12 इंटू ऊंचाई यानी h से डिनोट कर लेते हैं, और हमें गिवन है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 120, तो यहाँ से हमारी हाइट आ जाएगी निकल के, 12 को 120 डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगी हाइट। अब हम हाइट की वैल्यू मिल गई। अब हमें आयतन का फार्मूला होता है प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल हम पहले ही निकाल चुके हैं 4√3, तो 4√3 इंटू 10 यानी कि 40√3, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 40√3। अगला क्वेश्चन है, a - 2b = 8, 2a b = 9, तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab।
तो हम दोनों a माइनस बी इन दोनों का स्क्वायर करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू 68। इसकी जगह पे हम 2 इंटू 2ab लिख सकते हैं। 2ab की वैल्यू हमें पता है 9, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसकी होल की जगह पे हम लिख सकते हैं 18, और ये 18 इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 18 82 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम a स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू 82 है, अब हम अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अगर यूज़ करें यहाँ पे, तो हो जाता है कि a प्लस 2b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, अभी हमने निकाली 82 है, तो यहाँ हम रख देंगे 82, और 4ab का मतलब 2 इंटू 2ab, और 2ab की वैल्यू हमें गिवन है 9, तो हमें 2 इंटू 9 यानी 18, और 18 प्लस 82 इज इक्वल टू हो जाएगा 100। अब हम इधर ये स्क्वायर में है, स्क्वायर की उधर ले जाएंगे, रूट कर लेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2b इज इक्वल टू 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है, एक योग केंद्र में 60% सदस्य पुरुष हैं, 40% सदस्य महिलाएं हैं। तो हमसे पूछा गया कि यदि पुरुष की औसत आयु 55 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 45 वर्ष है, तो सभी की औसत आयु क्या होगी। तो हम देखते हैं कि पुरुषों की 60 वर्ष है और महिलाओं की 40 वर्ष है, और पुरुषों का प्रतिशत 60% है और महिलाओं का प्रतिशत 40% है। और औसत आयु की बात करें तो पुरुषों का 55 वर्ष है और महिलाओं का 45 वर्ष है। अब औसत आयु अगर हम देखें तो पुरुषों का प्रतिशत इंटू पुरुषों की औसत आयु हो जाएगा, प्लस महिलाओं का प्रतिशत इंटू महिलाओं की औसत आयु अपॉन 100 कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि 60 पुरुषों का प्रतिशत हो गया, इंटू 55 इनकी एवरेज आयु है, प्लस 40% महिलाएं हैं, इंटू इनकी एवरेज आयु है 45 अपॉन 100। इसका हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5100 अपॉन 100, 0 कैंसिल हो जाएगा, 51 वर्ष हमारी एवरेज आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि रेखाओं x प्लस वाई इजकल टू 2 है, 2x माइनस वाई इजकल टू 1 है, प्रतिच्छेदी बिंदु y इजकल टू के एक्स प्लस 5 है पर स्थित है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो रेखा x प्लस वाई इजकल टू 2 है और 2x माइनस वाई इजकल टू 1 प्रतिच्छेद बिंदु है, तो समीकरण इन दोनों को उठा के हम जोड़ देते हैं। तो x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, वो भी 1 आ जाएगी। तो प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा 1, 1। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे y इजकल टू के एक्स प्लस 5 में, तो यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 5, तो y यहाँ 1 हो जाएगा, k की जगह 1 हो जाएगा प्लस 5, अब 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो k इजकल टू -4, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा मैथ का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।